वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे बल और गति के नियम, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे संवेग, संरक्षण और संवेग संरक्षण नियम। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। यह हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल नहीं हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उसी का हम अध्ययन करेंगे। यदि वस्तु पर आरोपित बाह्य बल शून्य हो तो समीकरण 1 से डेल पी अपॉन डेल टी इजिकल टू 0 होगा, जिसको हम लिख सकते हैं डेल पी अपॉन डेल टी इजिकल टू 0। तो डेट सिंप्लाइज डेल पी इजिकल टू 0, अर्थात संवेग में परिवर्तन 0 है। संवेग में परिवर्तन 0 है। संवेग 0 नहीं है। संवेग में परिवर्तन 0 है जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है। जब निकाय पर कोई बल नहीं लगता है तो संवेग में परिवर्तन 0 होता है, संवेग 0 नहीं होता है। ये इस चीज़ को आप वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लें। संवेग में परिवर्तन 0 होता है, संवेग 0 नहीं होता है। संवेग आपका होता है नियत, फिक्स्ड। संवेग आपका होता है नियत या फिक्स्ड। संवेग डज नॉट इजिकल टू 0 है, अर्थात संवेग नियत है या फिक्स है। हम अध्ययन करना चाह रहे हैं संवेग संरक्षण के नियम का। तो F बाह्य, ये हमारा जो नियम है, ये गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से। तो इस प्रकार संवेग में जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो संवेग में परिवर्तन 0 होता है, परंतु संवेग 0 नहीं होता है। संवेग 0 नहीं है तो संवेग नियत है। आप देखिए, संवेग में परिवर्तन 0 है, अर्थात जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई m द्रव्यमान का पिंड प्रारंभ में v वेग से गति कर रहा है
और उसका उसी m द्रव्यमान के पिंड का अंतिम वेग v है, तो इस स्थिति में प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। प्रारंभिक संवेग को हम P इनिशियल भी बोलते हैं और अंतिम संवेग को P फाइनल भी बोलते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि प्रारंभिक संवेग भी जीरो नहीं है, परंतु अंतिम संवेग भी जीरो नहीं है, परंतु संवेग में परिवर्तन क्या है? जीरो है। प्रारंभिक संवेग भी जीरो नहीं है, अंतिम संवेग भी जीरो नहीं है, अर्थात संवेग में प्रारंभिक संवेग डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, अंतिम संवेग डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन संवेग में परिवर्तन क्या आ रहा है? संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu बराबर जीरो। ये कब है? जब बाह्य बल अनुपस्थित है। जब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। ये उसी केस में सत्य है जब आपका x एक्सटर्नल जीरो है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संवेग सदैव नियत रहता है जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गति का तृतीय नियम। यही हम कहते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम। देखो, जो सबसे पहले न्यूटन की गति का तृतीय नियम है उसका मैं आपको स्टेटमेंट या कथन बताता हूँ। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहलाता है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहलाता है। प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है। प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड समान होता है परंतु डायरेक्शन अलग अलग होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं।
उदाहरण के लिए ये कोई m द्रव्यमान का पिंड है, उस पर मैं 5 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा हूँ और इधर से 5 न्यूटन घर्षण बल लग रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो F नेट है वो 0 है, परंतु क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। तो ये बात यहाँ पर सत्य नहीं होगी। जैसे मान लो कि ये दो वस्तुएं हैं, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑब्जेक्ट 1 पर वस्तु 2 द्वारा बल, ऑब्जेक्ट 1 पर वस्तु 2 द्वारा बल और ऑब्जेक्ट 2 पर वस्तु 1 द्वारा बल। वस्तु 1 पर 2 द्वारा बल, वस्तु 1 पर 2 द्वारा बल। और ये क्या है? वस्तु 2 पर 1 द्वारा बल। अब यहां देख रहे हो कि क्रिया, पहली क्रिया वस्तु 2 1 पर बल लगा रही है, उसकी प्रतिक्रिया में वस्तु 1 2 पर बल लगा रही है। तो देखो यहां पर क्रिया, इसकी क्रिया इस पर अलग हो रही है, इसकी प्रतिक्रिया इस पर अलग हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगने के कारण ये कभी निरस्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये परिणाम में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। प्रकृति में परिणाम में समान और दिशा में विपरीत होते हुए भी ये कैंसिल नहीं होते हैं। और कैंसिल क्यों नहीं होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव अलग अलग वस्तुओं पर लगने पर कैंसिल नहीं होते हैं। जबकि किसी वस्तु पर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं और उसमें घर्षण भी 5 न्यूटन का लगता है, तो वस्तु एक ही होने की वजह से वहाँ पर F नेट किया जाता है 0। और यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर लगने पर, F नेट 0 नहीं होता है। F नेट 0 नहीं होता है। अर्थात मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, F12 इज इक्वल टू F12। परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत हैं। परिमाण में समान है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत हैं। अब हम न्यूटन गति के तृतीय नियम में कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर पहला है, उदाहरण नंबर ए। देखो यहाँ पर कोई नाव है। ये जो नाविक होता है वो नाविक अपनी पतवार से ये मान लो नाविक है, ये मान लेते हैं उसकी पतवार है, और ये पतवार का हत्था है।
उस हत्थे से नाविक इस पानी को पीछे धकेलता है। नाविक नाव में पतवार की सहायता से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है। पानी को पीछे की तरफ धकेलता है तो ये जो नाव है आगे की तरफ गति करती है। जब नाविक पतवार की सहायता से पानी को पीछे धकेलता है तो नाव आगे गति करती है। पतवार से एक्शन पीछे की तरफ हुआ, नाव का रिएक्शन आगे की तरफ हुआ। तो एक नाविक द्वारा पतवार से पानी को पीछे धकेलने पर नाव का आगे चलना भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। कई बार ये प्रश्न आता है कि जब नाविक पतवार से नाव को पानी को पीछे करता है तो नाव आगे क्यों बढ़ती है? तो उसका रीज़न यही है कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम के हिसाब से प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या एक्शन का रिएक्शन होता है, उदाहरण नंबर 2, जब हम गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भर के ऊपर छोड़ते हैं तो गुब्बारा ऊपर उड़ता है। क्योंकि इसमें से जो गैस निकलती है उसकी दिशा नीचे की ओर होती है और गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है। गैस नीचे की तरफ निकलने पर गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है। इधर क्रिया होगी, इसी क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होने के कारण गैस नीचे की तरफ निकलेगी तो गुब्बारा ऊपर की ओर गति करेगा। उदाहरण नंबर सी, आपने देखा होगा जब रॉकेट ऊपर जाती है, ऊपर जाते वक्त रॉकेट में नीचे की तरफ हवा निकलती है या गैस निकलती है। ये नीचे की तरफ निकलने वाली हवा इस रॉकेट को वेग प्रदान करती है ऊपर जाने की तरफ। नीचे की तरफ निकलने वाली हवा रॉकेट को ऊपर जाने के लिए गति प्रदान करती है। और यदि आपको याद हो तो रॉकेट 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर वेग से जाती है। 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर वेग से जाती है। 1 सेकंड बोले ही 11.2 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी देखो प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। तो रॉकेट का प्रक्षेपण भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। और उदाहरण नंबर 4, आपने पिस्तौल देखी होगी। मान लिया कि इस पिस्तौल में ये उसका ट्रिगर है। जब इसका हम ट्रिगर दबाते हैं तो इसमें उपस्थित गोली चलती है और जैसे ही गोली चलकर बाहर निकलती है, तो पिस्तौल पीछे की ओर गति करती है। जैसे ही गोली चल के बाहर निकलती है तो पिस्तौल पीछे की ओर गति करती है। गोली आगे की ओर गति करती है, पिस्तौल पीछे की ओर गति करती है। अर्थात जिस वेग से गोली आगे की तरफ जाएगी उसी वेग से पिस्तौल पीछे की तरफ आएगी। तो बंदूक से गोली का चलना भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन होता है। अर्थात प्रत्येक एक्शन का रिएक्शन होता है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ये प्रूव करेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है।
माना ये कोई m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का पिंड है। m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग u1 है, m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग u2 है। हम ये भी मान लेते हैं कि u1 का वेग u2 के वेग से ज़्यादा है। अब ऐसा मैंने क्यों माना है, इसका भी कारण है। u1 का वेग ज़्यादा होगा, मान लो इन दोनों का वेग बराबर होता, इन दोनों का वेग बराबर कर रख लेते हैं, तो ये जब गति करेंगे तो इसी प्रकार गति करेंगे। जैसे जो पटरियाँ होती हैं उनके दूरी बीच में बराबर होती है, तो हमेशा कभी बढ़ती ही नहीं है। जब इनका वेग समान होगा तो ये दोनों पिंड कभी टकराएंगे ही नहीं। या फिर मैं u2 को ज़्यादा कर दूं और u1 को कम कर दूं, तब भी ये दोनों नहीं टकराएंगे। तो मैंने u1 को ज़्यादा इसलिए किया है कि ये इससे टकराए। तो ये तो टक्कर से पूर्व की स्थिति है। और जब ये टकराएगा तो एक पहले वाले द्रव्यमान का पिंड दूसरे वाले द्रव्यमान के पिंड के अंदर धंस जाएगा। ये m1 और ये m2। m1 वाला m2 पर बल लगाएगा और m2 वाला m1 पर बल लगाएगा। और टक्कर होने के बाद में m1 वाला पिंड मान लिया कि v1 वेग से गति करता है और m2 वाला पिंड v2 वेग से गति करता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे टकराने के बाद में v2 का वेग ज़्यादा होगा और v1 का वेग कम होगा। इसके बाद में कभी टक्कर नहीं होगी। तो ये वाली जो स्थिति है वो टक्कर से पूर्व की स्थिति है और ये जो वाली स्थिति है वो टक्कर के बाद की स्थिति है। तो टक्कर से पूर्व की स्थिति, टक्कर से पूर्व की स्थिति, टक्कर के समय और टक्कर के बाद की स्थिति। माना m1 और m2 द्रव्यमान के वेग क्रमशः u1 और u2 वेग से गति कर रहे हैं। तो ये बात मैं लिख देता हूँ। माना m1 वह m2 द्रव्यमान के कण क्रमशः u1 वह u2, जहाँ u1 > u2 वेग से गति कर रहे हैं। अब देखो ओबियसली जब u1 का वेग ज़्यादा है तो वो तुरंत u2 को पकड़ लेगा और उसके टक्कर मारेगा। तो टक्कर के बाद में v1 कम हो जाएगा और v2 ज़्यादा हो जाएगा। v1 कम होगा तभी इसके बाद में और टक्कर नहीं होगी। ये तो हम हमारे सामान्य व्यवहार की भाषा में बोलते बस हमें ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब प्रैक्टिकली क्या है वो हम फील करते हैं। अभी देखो पिछली क्लास में हम पढ़ा F12 1 पर 2 के कारण बल, 1 पर 2 के कारण बल F12 1 पर 2 के कारण बल और F21 2 पर 1 के कारण बल, 2 पर 1 के कारण बल। और ये हमने देखा था कि जो आरोपित बाह्य बल होता है
वो संवेग में परिवर्तन की दर के 1 पर 2 के कारण बल डेल पी 1 अपॉन डेल टी। मान ला कि इस प्रक्रिया में जो समय लगा है वो डेल टी लगा है और 2 पर 1 के कारण बल, 2 पर 1 के कारण बल, तो उसमें भी संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि टक्कर से पूर्व संवेग क्या होगा, m1u1। तो यहां पर क्या जाएगा, प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग कितना है, F12, 1 पर 2 के कारण बल, तो 1 पर प्रारंभिक अंतिम संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग, तो m1v1 माइनस m1u1, m1u1 बटे यहाँ भी डेल टी आएगा और यहाँ पर भी डेल टी आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा अंतिम संवेग 2 पर 1 के कारण बल, 2 पर अंतिम संवेग क्या है m2v2 और प्रारंभिक संवेग क्या है m2u2, m2u2 अपॉन डेल टी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो F12 इजिकल टू माइनस F21 F12 वह F21 के मान रखने पर F12 क्या है m1v1 माइनस m1u1 अपॉन डेल टी माइनस F21 क्या है m2v2 माइनस m2u2 अपॉन डेल टी। डेल टी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो क्या बचेगा m1v1 माइनस m1u1 बराबर, देखो माइनस बाहर है तो ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा m2v2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा m2u2। अब हम क्या करते हैं, इस टर्म्स को हम इधर ले जाते हैं, इस टर्म्स को हम इधर ले जाते हैं, तो ये क्या जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1u1 प्लस m2u2। अब पूरी लेफ्ट को राइट में ले जाते हैं और राइट को लेफ्ट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। इसको हम लिख सकते हैं भाई, इस पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ले गए और लेफ्ट को राइट में ले जाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमारी गणित कहती है। जब लेफ्ट को राइट में ले जाएं या राइट को लेफ्ट में ले आएं पूरे की पूरी को, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये क्या है, टक्कर से पूर्व का संवेग। देखो पिंड 1 का संवेग m1u1, पिंड
दो का संवेग m2u2, इन दोनों का योग है, तो ये क्या हो गया, टक्कर से पूर्व का संवेग, टक्कर से पूर्व का संवेग, और m1v1 टक्कर के बाद का संवेग पहले द्रव्यमान के लिए, m2 द्रव्यमान के लिए m2v2, तो दोनों का योग आ गया, तो ये क्या हो गया, टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि टक्कर से पूर्व का संवेग टक्कर के बाद का संवेग के बराबर आता है, अर्थात संवेग संरक्षण होता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जो हमारा समीकरण नंबर ये वाला है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 जो है वही संवेग संरक्षण का नियम है, अर्थात टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होना ही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।